Hello and welcome to this PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about India, the विश्व बंधु. ये आर्टिकल लिखा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब ने. तो इसके सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आंसर लिखते वक्त आप बोल भी सकते हैं कि द टर्म विश्व बंधु वाज मेंशन्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर. तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हिमसेल्फ. This topic is going to be important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो देखिए ये आर्टिकल की शुरुआत करते हैं जयशंकर साहब कहते हुए कि भारत का एक गोल है, नेशनल गोल है जो भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया है कि आने वाले 25 साल में हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, विकसित भारत स्टेटस इन नेक्स्ट 25 ईयर्स, जब तक हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक. उसके लिए वो लिखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी को फाइन ट्यून करना होगा इन लाइन विथ द गोल ऑफ विकसित भारत. तो विकसित भारत बनाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस के अलावा फॉरेन पॉलिसी भी उसी लाइन में होनी चाहिए. और फॉरेन पॉलिसी के जो कुछ फोकस एरियाज होने चाहिए ऐसा वो लिखते हैं. 3 मुख्य एरियाज वो आइडेंटिफाई करते हैं. एक तो वो कहते हैं कि हमें ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट घटाना चाहिए. अभी भी भारत अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर जो हाईटेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनको मीट करने के लिए भारत अभी भी इंपोर्ट पे रिलाई करता है. तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वैसे तो उसका कोर कॉन्सेप्ट या कोर आइडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट मेक इन इंडिया में इम्फेसाइज कर रहा है भारत ऑन डिफेंस सेक्टर एज वेल, सो दैट हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कम हो, इससे भारत अपने आप को, अपनी वल्नरेबिलिटी घटा पाए. उसके अलावा वो लिखते हैं कि इंडिया इज फोकसिंग एंड विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी. तो एक नया अच्छा टर्म है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी उसके लिए, और ये टर्म उन्होंने ही दिया है. यहाँ पे आप देखो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, और फिर वो लिखते हैं इसके लिए एक दूसरा हिंदी वर्ड भी देते हैं, इंडिया बीइंग इमर्जिंग, और इंडिया बीइंग इमर्ज्ड एज द विश्व बंधु. तो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी या विश्व बंधु मतलब हम सबसे दोस्ती कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वी आर साइडिंग विथ अ पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, but we are developing a kind of alliance or alignment with almost every power. So our goal is under multi-vector diplomacy, the strategy is to maximize partners that will help us in minimizing problems. कुछ दिनों पहले हमने वेस्ट एशिया देखा, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स मैंने आपको कराई थी न्यूज़पेपर एनालिसिस में. वहां भी हमने देखा कि इंडिया, इसराइल, सऊदी अरबिया और ईरान तीनों के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करना चाह रहा है. उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे भी आप देखोगे कि इंडिया जो है वो यूएस, रसिया, चाइना सबके साथ पार्टनरशिप मेंटेन कर रहा है. सो दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी. इंडिया इज इमर्जिंग एज विश्व बंधु. और तीसरा, भारत हमेशा ही एम्फेसाइज करता रहा है ऑन मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और आगे भी हम इस चीज को एम्फेसाइज करेंगे, तभी जाकर के इंडिया अपने लिए एक स्पेस बना पाएगा इन ग्लोबल ऑर्डर. तो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी और मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये दोनों जो गोल्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं. अगर हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी है तो हमें किसी भी एक साइड या पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होना चाहिए, चाहे वो चाइना के अराउंड हो, यूएस के अराउंड हो या रसिया के अराउंड हो. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया शुड फॉलो द मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी. और वो आपको दिखेगा विथ इन दिस एग्जाम्पल कि इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड. क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए. तो बेसिकली यूएस एक तरफ है यहाँ क्वाड में. तो ब्रिक्स में चाइना और रसिया है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. I2U2 में अगेन इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई. एससीओ में यहाँ पे चाइना, रसिया मेन है. भारत ने भी इसको ज्वाइन किया 2017 में. ईस्ट एशिया समिट, इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, उसके अलावा
चाइना वगैरह सब कुछ है, सब है, यूएस वगैरह सब है इसमें, रसिया, यूएस, चाइना सब है। तो पॉइंट इज कि इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी by not aligning itself to any particular group, क्योंकि वर्ल्ड इज बेसिकली अलाइनिंग अराउंड टू मेजर पावर सेंटर्स। ऑन वन साइड वी आर हैविंग यूएस एंड इट्स NATO allies, on the other side we are having China and Russia. India is following multi-vector diplomacy with the goal of attaining or maintaining strategic autonomy. तो ये हैं कुछ भारत के गोल आने वाले 25 सालों के लिए इन फॉरेन पॉलिसी। इन एरियाज पे फोकस करना होगा इन ऑर्डर टू मेक आवर कंट्री विकसित भारत। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी 1991 तक इट वाज मेनली गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि 1991 तक द वर्ल्ड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक। India did not wanted to get aligned with either of the power bloc so that it could limit India's autonomy. So in order to maintain India's strategic autonomy, which has been India's foreign policy goal right since beginning, right since our independence, हमने क्या किया कि हमने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉलो किया 1991 तक। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, वर्ल्ड टर्न आउट टू बी यूनिपोलर फॉर अबाउट अ डिकेड और सो, and with the beginning of 21st century world is again becoming multipolar, there are other power centers emerging. तो नॉन अलाइनमेंट जो अप्रोच था, इसको लेकर के एक क्रिटिसिज्म भी रहता था कि इंडिया इज पैसिव, इंडिया इज नॉट proactively participating in global problems, rather it is emphasizing only on its own interest, that is why it is following the approach of non alignment। ये सब चीजें रहती थी। बट आफ्टर कोल्ड वॉर जब हमने देखा कि अब ये जो पावर पॉलिटिक्स है वो अब टूट चुका है, द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर गाइडेड बाय द कोल्ड वॉर डायनेमिक्स, तो फिर हमने धीरे धीरे अपना जो नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है उसको मल्टी अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मल्टी अलाइनमेंट या मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी एक ही बात है। इंगेजिंग विथ ऑल द पावर ब्लॉक्स, इमर्जिंग और एस्टैब्लिश्ड पावर ब्लॉक्स, सो दैट हम किसी के साथ भी परमानेंट अलाइन ना हो और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर एक सब्जेक्ट का, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, सबका अपना कुछ इन्वेंट्री होता है की वर्ड्स का। वो इन्वेंट्री आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मल्टी अलाइनमेंट, उसके लिए एक नया टर्म मिल गया, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। और अल्टीमेट गोल जो भारत का है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना। और उसके अलावा हर एक देश का गोल तो होता ही है नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना, नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी पॉलिसी को कोल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा बदला, नॉन अलाइनमेंट को बदल करके हमने कर दिया मल्टी अलाइनमेंट या मल्टी वेक्टर। बिकॉज नॉन अलाइनमेंट appears to be a passive word, it appears like India is disinterested in participating in global order and taking up global challenges। तो मल्टी अलाइनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के इंडिया इज प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। टेररिज्म, पायरेसी, डिजास्टर, ग्लोबल डिजास्टर्स, इन सब को लेकर के इंडिया इज प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, सो दैट कुड बी कंसिडर्ड एज इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट या मल्टी वेक्टर अप्रोच। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट का। वेस्ट एशिया को लेकर के मैंने आपको बताया कि इंडिया ईरान के साथ भी इंगेज कर रहा है, सऊदी अरबिया और इसराइल के साथ भी इंगेज कर रहा है। तो ईरान के साथ हमने चाबहार पोर्ट बनाया, INSTC ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू अल्टीमेटली रसिया तक हमारी कनेक्टिविटी डेवलप होगी, वो हम ईरान के साथ डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ UAE और इजराइल के साथ जो वेस्ट एशिया के दो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ हमने मिलकर के I2U2 समिट बनाया है। तो ये बताता है कि इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच है इन वेस्ट एशिया। सिमिलरली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूएस, रसिया, चाइना, सबके साथ हम पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हैं। क्वाड है, उसके अलावा SCO है, ब्रिक्स है, इंगेजमेंट विद डिफरेंट रीजन्स, एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशिया समिट। तो एक्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा
8 कंट्रीज और हैं जो टोटल मिलाकर के ईस्ट एशिया समिट बनाते हैं। फॉर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज वी आर हैविंग कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। अफ्रीकन कंट्रीज के लिए लास्ट ईयर वी हैड इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव। ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है भारत। आईएमईसी कॉरिडोर या आईएनएसटीसी कॉरिडोर। आईएमएसी कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज पार्ट ऑफ ओवरऑल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पीजीआईआई। और पीजीआईआई जो है वो G7 ग्रुप जो हैं उनका इनिशिएटिव है इन ऑर्डर टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो कई दफा मैं आपको बता चुका हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इट इज ए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट being managed by China in order to connect China's eastern region with the main markets of Europe. और उसी प्रोसेस में चाइना इज बिल्डिंग रोडवेज, रेलवेज, pipelines through land as well as through sea routes in order to connect itself with the European market. So चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वैसे तो चाइना कहता है कि इसका सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस है, इसका कोई और पर्पस नहीं है। बट वर्ल्ड कंट्रीज सी दैट with help of Belt and Road Initiative, China is also trying to have many strategic advantages in different regions. For example, इंडियन ओशन के अंदर चाइना under its Belt and Road Initiative has developed series of ports across Indian coast, right from Kyakfao port in Myanmar to Hambantota port in Sri Lanka to Malé in Maldives to Gwadar port in Pakistan. So, with help of this series of ports, it is believed कि China is trying to encircle India in Indian Ocean. और इस कॉन्सेप्ट को दैट चाइना इज ट्राइंग टू encircle India in Indian Ocean, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स। तो पॉइंट ये है कि चाइना तो ले आ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कहता है कि सर हम तो जी देखो सिर्फ अपने ईस्टर्न सेक्टर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट से, हमारा तो सिर्फ ट्रेड का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। लेकिन कहीं ना कहीं उसके इन प्रोजेक्ट से, जिसमें रोड मतलब लैंड के थ्रू प्रोजेक्ट्स हैं और ओसनिक प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स वगैरह, उन प्रोजेक्ट से साफ साफ दिख रहा है कि चाइना कुछ स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस भी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बाकी सारे देश, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस, ये कैसे चुप बैठ सकते थे? तो फिर यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज द्वारा लेड जो ग्रुप है G7, उसने इनिशिएटिव लिया पीजीआईआई, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट। और पीजीआईआई के अंतर्गत फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, which will help in connecting India with European market via Middle East. तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज बिकॉज इट विल इंक्लूड रेलवे लिंक, इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन, हाई स्पीड डेटा केबल टू कनेक्ट इंडिया विथ यूरोपियन कंट्रीज। तो एक तो भारत के लिए डबल एडवांटेज हो गया इस आईएमईसी से। एक तो इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी यूरोपियन मार्केट से, तो ट्रेड को पुश मिलेगा, और दूसरा चाइना का जो ग्रोइंग फुटप्रिंट था इंडियन ओशन में बिकॉज ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर किया जा सकेगा। ये जो आईएमईसी कॉरिडोर है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर विच विल बी इंक्लूडिंग इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड इजराइल। दूसरा है नदर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग वेस्ट एशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो ये हो गया नदर्न कॉरिडोर और ये हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर, मिलाकर के टोटल बना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। और दूसरा मैं आपको बता रहा था आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये एक शिप, रेल एंड रोड रूट है जो भारत को कनेक्ट करेगा विद सेंट पीटर्सबर्ग। भारत का जो मुंबई पोर्ट है इसको कनेक्ट करेगा विद सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ रसिया, तो वाया ईरान एंड देन वहां से अजरबैजान, अस्त्रखान, ईरान का बंदर अब्बास, वहां से बाकू, अस्त्रखान, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो इस तरीके से होगा क्या कि भारत और रसिया, जिसके बीच में काफी सारा ट्रेड होता है और हो भी सकता है, खासकर डिफेंस में तो ट्रेड होता ही है और भी पोटेंशियल है, बट
कुछ हद तक ये ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होता है बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी। मौजूदा टाइम में इंडिया को रसिया के साथ अगर कनेक्ट करना हो तो दिस रूट हैज़ टू बी फॉलोड वाया रेड सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी एंड अल्टीमेटली टू द वाया बाल्टिक सी टू सेंट पीटर्सबर्ग। तो कहीं ना कहीं ये रूट काफ़ी लंबा पड़ जाता है। इसको शॉर्ट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ INSTC, जहाँ पे 50 दिन के बदले में सिर्फ 21 दिन लगेगा टू रीच रसिया। तो ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इंडिया ज्वाइंट तरीके से ला रहा है। सो सच इनिशिएटिव्स कुड बी सीन एज इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच या मल्टी वेक्टर अप्रोच, जो एस जयशंकर साहब ने कहा है। मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, वेस्ट एशिया हो गया, US रसिया चाइना हो गया, अलग अलग रीजन्स के साथ इंगेजमेंट हो गया, जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब भारत की मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी या मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच का मैनिफेस्टेशन है, एग्जाम्पल है। बट इस आर्टिकल में जो नहीं लिखा है वो एक पैराग्राफ में अपने तरफ से ऐड कर देता हूं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। वो ये है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं भारत के इस मल्टी वेक्टर स्टैंड से या मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड से। एक तरफ SCO के साथ है हम, मतलब चाइना रसिया के ग्रुप में भी हैं, दूसरे तरफ हम लोग US जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में भी हैं। तो दोनों बलून को एक साथ पकड़ने का क्या नुकसान हो सकता है, मतलब दो नाव पे एक साथ सवार होने के क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान हो सकता है कि भारत अपीयर हो सकता है एज एन एम्बिगुअस कंट्री विच डज नॉट हैव क्लैरिटी ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। हम इधर भी हैं उधर भी हैं, मतलब परहैप्स वी आर नॉट क्लियर कि व्हाट वी एक्चुअली वांट टू अटेन। सो ये एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है टू द वर्ल्ड कंट्रीज। तो दैट माइट हैव डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इंडियाज चैलेंज टू परमानेंट सीट एट UNSC, क्योंकि UNSC में अगर परमानेंट सीट चाहिए तो फिर भारत को इंटरनेशनल मुद्दों पे इनडिसाइसिव नहीं दिखना होगा और इंडिया का अपना एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए। बट दोनों तरीके के दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करने से इंडिया माइट अपीयर एम्बिगुअस एंड इनडिसाइसिव। समटाइम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन मल्टी अलाइनमेंट इंडिया ऑल्सो सीम्स टू बी diverting from its democratic values. For example, India has taken a very soft stand or moderate stand on Myanmar issue where military junta has engaged into or staged a military coup अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वहां पे भी भारत ने काफी मॉडरेट स्टैंड लिया। गाजा बॉम्बिंग पे इसराइल द्वारा, उस पे भी भारत ने एक मॉडरेट स्टैंड ही लिया। रसिया से इन्वेजन ऑन यूक्रेन, वहां पे भी इंडिया ने मॉडरेट स्टैंड लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मल्टी अलाइनमेंट है कि सबके साथ रहने वाला जो अप्रोच है वो भारत को दिखाता है एज अ कंट्री डेविएटिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऐसा प्रतीत होता है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइक इंडिया as a country lacks hard power. So we just seem to be engaging into maneuvering here and there so that we can manage our interest. We lack hard power. That is why we avoid any clear cut stand. ऐसा reflect होता है. So that reflects India in poor light as a weak country. और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाइनिंग विथ आइदर ऑफ द साइड, इस कारण से भारत को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है किसी भी देश से। US या चाइना दोनों ही इंडिया को सस्पिशियस आइज से देखते हैं। नन ऑफ देम कंप्लीटली रिलाई ऑन ईच अदर। मतलब US चाइना तो सेग्रीगेटेड हैं ही और दे आर हॉस्टाइल एनीवे, बट चूंकि भारत दोनों ही क्लब्स में रहता है, दैट इज वाई इंडिया इज नॉट एबल टू मैक्सिमाइज इट्स बेनिफिट फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। इन सब के बावजूद भी देखिए, आपको मैंने क्लास में भी सिखाया है, एथिक्स की क्लास में भी सिखाया है, स्टूडेंट जो इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं, आपका क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स जो भारत सरकार कर रही है या जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसके पूरी तरह से अगेंस्ट मत जाना। तो बेसिकली भारत का अप्रोच है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच। ये आपको पता है कि सबके साथ मिल करके रहना है, तो इसको डायरेक्टली कंडेम मत कर देना। सो डोंट इन द एंड जस्टिफाई कि यस यस मल्टी अलाइनमेंट इज नॉट appearing to be fruitful for India. Don't argue like that. Otherwise, we will appear like a foolish कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो इतने बड़े डिप्लोमेट हैं, सीजेंड डिप्लोमेट हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया इज फॉलोइंग मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज पार्टनर्स मिनिमाइज प्रॉब्लम, और हम कह रहे हैं कि नो नो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी रिफ्लेक्ट्स इंडिया इन पुअर लाइट। डोंट कंक्लूड लाइक दैट।
आप प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, बट कंक्लूजन में ऑलवेज जस्टिफाई गवर्नमेंट स्टैंड इन ए वेरी बैलेंस्ड मैनर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि दो मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच या मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी हैज इट्स ओन नेगेटिव्स, yet it is important for India to follow such approach, then only India can achieve its core foreign policy goals, that is maintaining strategic autonomy. ऑटोनॉमी अगर मेंटेन करना है अपने लिए, अपनी फ्रीडम मेंटेन करनी है, तो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ परमानेंट कमिट नहीं होना है, अलाइन नहीं होना, अदरवाइज वी विल एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर ऑटोनॉमी। तो इस तरीके का कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैंने हिंट्स तो नहीं रखा है, चाहिए तो हिंट्स पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये 10 मार्कर का क्वेश्चन रहेगा 150 वर्ड्स के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिकल 361, इम्यूनिटी शील्ड टू अ गवर्नर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट न्यूज क्या है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक लेडी स्टाफ ऑफ राजभवन, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस। अगेन दिस न्यूज इज लेस इंपॉर्टेंट, बट इस न्यूज के कारण आर्टिकल 361 हैज कम टू द फोर। आर्टिकल 361 provides immunity to a governor against criminal cases, also protects governor to some extent in civil matters। तो देखते हैं आर्टिकल 361 क्या कहता है। So as I told you, Article 361 of the Constitution deals with immunity available to the President as well as governors. ये कहता है कि President and Governor shall not be answerable to any court for exercise and performance of the powers and duties of his office. तो एज ए गवर्नर या एज अ प्रेसिडेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में वो लोग जो भी फैसले लेते हैं उसके लिए उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। किसी भी कोर्ट में उनको एक्सप्लेन करने को नहीं बोला जा सकता है कि आप बताइए आपने ये फैसले क्यों लिए। ये जो पहला पॉइंट है इसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है। यू नो कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो देयर एक्शंस in their official capacity are actually not their actions. They are just acting on aid and advice of council of ministers. So that is why logically why should they be answerable in any court of law? But ये पॉइंट तो ठीक है। बी पॉइंट को फोकस करते हैं। देयर कैन बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक ऑफिस में है तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी कारण से न्यूज में आया। अभी दैट लेडी स्टाफ हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर ऑल्सो। एक नॉर्मल इंसान होता तो अरेस्ट हो जाता, लेकिन चूंकि वो गवर्नर हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला अंडर आर्टिकल 361, इसलिए उनके खिलाफ अभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट कैन बिगिन अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर एज लॉन्ग एज दे आर इन देयर ऑफिस, मतलब एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो मुद्दा ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द गवर्नर कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड व्हाइल इन ऑफिस, but if governor commits any criminal offense during the term of office, they can be prosecuted once their term ends। तो इस केस में जब टर्म एंड होगा तो फिर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे और फिर अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। सिविल मैटर्स में यू नो द ऑफेंसेस कुड बी सेग्रीगेटेड इनटू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो सिविल मैटर्स में क्या होगा कि प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती है अगेंस्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट इवन इन व्हेन दे आर इन ऑफिस, अगेंस्ट गवर्नर even when he is in office in civil matters for their personal acts, but only after 2 months of notice। तो सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है गवर्नर के अगेंस्ट इन देयर और इन मैटर्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर पर्सनल एक्ट्स। मतलब कोई पर्सनल जमीन का कोई डिस्प्यूट हो गया पर्सनल कैपेसिटी में, नॉट एज ए गवर्नर बट एज ए इंडिविजुअल, उनका कोई जमीन का कोई डिस्प्यूट हो गया, कहीं उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, कुछ डिसरेप्यूट कर दिया है आपको, उस केस में क्या होगा कि उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकता है, बट ओनली आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ एडवांस नोटिस कि आपके खिलाफ ये सिविल केस स्टार्ट किया जा रहा है।
तो ये है मामला गवर्नर के प्रोटेक्शन का। क्रिमिनल मैटर्स तो बिल्कुल लिए ही नहीं जा सकते जब तक वो ऑफिस में है, और उनको इम्प्रिजनमेंट या अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है। और उसके अलावा ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी फैसले लेते हैं उसके लिए उनको कभी भी आंसरेबल नहीं बनाया जा सकता है। बट पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई सिविल डिस्प्यूट होता है तो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है उनके अगेंस्ट, अगर उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम किया है तो। बट दैट प्रोसीडिंग कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस। अभी ये जो अरेस्ट वाली बात है कि क्रिमिनल मैटर्स नहीं स्टार्ट किए जा सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और अरेस्ट नहीं किए जा सकते हैं व्हेन गवर्नर इज होल्डिंग ऑफिस, इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा साल 2017 में। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो लोग भी 1992 के बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की शुरुआत की जाए, मतलब क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाए और फिर उस हिसाब से प्रोसीडिंग्स बढ़ाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा साल 2017 में। अब उसमें कई सारे बड़े लीडर्स के नाम आए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस स्टार्ट किए गए। एल के अडवाणी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और एक कल्याण सिंह जी। और कल्याण सिंह जी जो है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कल्याण सिंह जी उस वक्त राजस्थान के गवर्नर थे। दैट इज वाई उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो पाई, बिकॉज ही गॉट इम्यूनिटी सील्ड अंडर आर्टिकल 361 of the constitution since he was in the office of governor in the state of Rajasthan. That is why no proceedings, criminal proceedings could be started against him despite Supreme Court's order, because the sealed immunity seal was available under article 361। article 361 से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेडिकल एथिक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक अच्छा सा आर्टिकल आया है असम ट्रिब्यून में, बता रहे हैं कि इसमें जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और इसके अलावा क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं व्हाइल डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। तो लेट अस सी द एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विथ मेडिकल प्रोफेशन इन इंडिया। वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज ऑफ डॉक्टर्स होता है। देखिए, कभी कोई पेशेंट मर गया मान लीजिए, तो उसके रिलेटिव जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि 75% ऑफ द डॉक्टर्स हैव कंप्लेंड ऑफ वर्बल अब्यूज एंड 12% ऑफ फिजिकल वायलेंस ऑल्सो इन सर्टेन केसेस। बट मेडिकल नेग्लिजेंस का भी प्रॉब्लम है। डाटा कहता है कि देयर हैव बीन लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल इंजरीज एंड डेथ्स इन असम ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। और इसमें इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस अगर होता है तो दैट इज अ मेडिकल माल प्रैक्टिस, और उस केस में देयर कुड बी ए केस रजिस्टर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं उनको फिजिकल या वर्बल वायलेंस नहीं करना चाहिए। दे शुड रजिस्टर ए केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। तीसरा इशू रेज किया गया इस आर्टिकल में कि देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल ट्रिब्यूनल इन असम। तो मेडिकल ट्रिब्यूनल ना होने के कारण कोई भी स्पीडी रिड्रेसल नहीं हो पाता है ऑफ केसेज एसोसिएटेड विथ मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। तो मान लीजिए कि किसी डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया और मेडिकल ट्रिब्यूनल है नहीं, इसका मतलब स्पीडी रिड्रेसल होगा नहीं, मामला जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में तो काफ़ी डिले होता है। ये एक बड़ा कारण है कि पेशेंट या उसके रिलेटिव्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स, वो वर्बल या फिजिकल अब्यूज पे उतर आते हैं। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है कि व्हेन जस्टिस इज delayed, when justice is delayed, then people resort to street justice, direct violence। street justice मतलब सीधा मारपीट पे उतर आते हैं in order to get justice। तो ये चीज दिख रहा है कि मेडिकल ट्रिब्यूनल नहीं है तो टाइम बाउंड फैशन में जस्टिस नहीं मिलता। इस कारण से मेडिकल नेग्लिजेंस को लोग खुद ही डील करते हैं, दैट इज स्ट्रीट जस्टिस। तो टाइम बाउंड फैशन में जस्टिस डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हमें दिख रहा है। उसके अलावा एक और एथिकल इश्यूज हैं, वो है प्रॉफिटियरिंग टेंडेंसीज बाय डॉक्टर। लुक, प्रॉफिट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वेयर अ पर्सन वर्क्स एंड मेक्स सम प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस और प्रोफेशन। But profiteering is a negative concept, which means where a person tries to extract too much money, even while resorting to unethical means. Such activities are known as profiteering.
और मेडिकल प्रोफेशन में कुछ लोग प्रॉफिटियरिंग करते हुए भी पाए जाते हैं, एक्सेसिव फीस चार्ज करते हैं, अननेसेसरी महंगी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस या जांच करवाते हैं। दे हैव अनहोली नेक्सस विद डायग्नोस्टिक सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जहां से वो अननेसेसरी जांच करवा करके अपना कमीशन लेते हैं। उसका एक और मेजर एथिकल इशू देखने को मिल रहा है अमंगस्ट प्रोफेशनल्स रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, वो है कॉम्पैशन फटीग का। कॉम्पैशन फटीग क्या होता है? कॉम्पैशन फटीग होता है स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन एंड बर्नआउट, वेयर अ पर्सन स्टॉप्स एक्सपीरियंसिंग पेन और सफरिंग ऑफ अदर्स। सरल भाषा में कहें, देखिए एक डॉक्टर दिनों रात लोगों को दर्द में देखता है, मरे हुए लोगों को देखता है, उसका डेली का काम है। तो धीरे धीरे उसके लिए ये चीजें इम्पैक्ट करना बंद कर देती हैं। the medical professional loses capacity to react and help others in need. If you are under immense pain, yet a doctor will respond or react very normal. ये ठीक है, because for him and others might find it a very strange behavior by the doctor कि अरे ऐसा क्यों कर रही था, पेशेंट दर्द में फिर भी डॉक्टर कह रहा है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो रोज इस तरीके के पेशेंट देखते हैं। तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ कॉम्पैशन फटीग। कॉम्पैशन फटीग कभी कभार जो पेशेंट या उसके रिलेटिव्स हैं उनको अग्रेसिव बना देता है, एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज। कंपैशन फटीग मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर देखने को मिलता है, दूसरा सोल्जर्स के अंदर भी देखने को मिलता है। वॉर के दौरान वो इस तरीके के इवेंट्स इतने देखते हैं कि धीरे धीरे उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। दे बिकम नम्ब अगेंस्ट वायलेंस और पेन ऑफ अदर्स। फॉर देम वायलेंस इज नो बिग डील, पेन इज नो बिग डील, सो दैट इज अ प्रॉब्लम कंपैशन फटीग। सच वर्ड्स वुड बी हेल्पफुल इन एसे राइटिंग और एथिक्स पेपर। तो ये ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स के देखिए 4 पिलर हैं। जैसे मैंने टेस्ट 1 में पूछा था आपसे जर्नलिस्टिक एथिक्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेडिकल एथिक्स क्या होता है। मेडिकल एथिक्स के 4 पिलर हैं। मतलब डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए। बेनिफिसेंस मतलब दे हैव टू डू गुड टू अदर्स, सर्व सोसाइटी। नॉन मालफिसेंस मतलब दे शुड नॉट हार्म अदर्स। ऑटोनॉमी, गिव पेशेंट फ्रीडम टू चूज फ्रीली वेयर दे आर एबल टू, जहां जितना हो सके फ्रीडम दें अपने पेशेंट को अपने हिसाब से इलाज के तरीके चूज करने के। एंड जस्टिस, इंश्योर फेयरनेस टू एवरीवन। उसके अलावा कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, वो पूछा गया है इस सवाल में, वो आप हिंट्स देख करके भी लिख सकते हैं, तो खुद से भी सोच करके लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज विटली गोल्ड अवार्ड फॉर पूर्णिमा देवी बर्मन। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. इसी पहले समझते हैं विटली अवार्ड के बारे में। इसको 1994 में स्टैब्लिश किया एडवर्ड विटली ने। विटली अवार्ड इन्वायरमेंट फील्ड में जो लोग होते हैं, एक्टिव लोग होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट, उनको दिया जाता है। इसीलिए विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर्स भी कहते हैं। ये हर साल विटली फंड फॉर नेचर द्वारा फाइनेंस किया जाता है, हेल्ड एनुअली बाय विटली फंड फॉर नेचर। और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज, या दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लोबल साउथ, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपने टर्म सुना होगा, द डेवलप्ड कंट्रीज आर नोन एज ग्लोबल नॉर्थ एंड द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज आर नोन एज ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उनको ही विटली अवार्ड दिया जाता है। तो मेनली कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका आर चूजन फॉर विटली अवार्ड। तो ये तो हो गया विटली अवार्ड। अब एक होता है विटली गोल्ड अवार्ड। तो जिनको भी विटली अवार्ड मिल चुका है पहले, मतलब विटली अवार्ड एल्यूमिनस, पहले आपको विटली अवार्ड मिल चुका है, अब आगे आपको विटली गोल्ड अवार्ड मिल सकता है फॉर योर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। अगर आप बहुत अच्छा वैसे इन्वायरमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं और पहले आपको विटली अवार्ड मिल चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपको विटली गोल्ड अवार्ड मिले। और विटली गोल्ड अवार्ड मिलने से के बाद क्या होता है कि वो जो अवार्डी होते हैं, that awardee can become a member of judging panel for upcoming विटली अवार्ड्स। तो आगे से विटली अवार्ड किसको देना है, उसके लिए एक जजिंग पैनल चाहिए। उस जजिंग पैनल के अंदर विटली गोल्ड अवार्ड रिसेप्शन रिसीवर्स या अवार्डीज मेंबर होते हैं उस पैनल का। तो न्यूज ये है कि असम के एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है विटली गोल्ड अवार्ड फॉर द ईयर 2024।
उनको विटली अवार्ड मिल चुका है साल 2017 में। या मैंने गलती से लिख दिया 2024, उनको विटली अवार्ड मिला है, इसको मैं ठीक भी कर दूंगा। उनको विटली अवार्ड मिला, ये वाला अवार्ड 2017 में, और उनको फिर विटली गोल्ड अवार्ड मिला 2024 में, इस साल। तो अब आगे से पूर्णिमा देवी वर्मन जी भी होंगी विटली अवार्ड के जजेस पैनल में। पूर्णिमा देवी वर्मन जी के बारे में अगर देख लें तो सी इज नोन इन असम फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट्स टुवर्ड्स हरगिला बर्ड। हरगिला बर्ड का नाम है ग्रेड एडजुटेंट स्टॉर्क। ये जो हरगिला बर्ड है मेनली आसाम में और उसके अलावा बिहार में पाए जाते हैं। 2/3 ऑफ देयर पॉपुलेशन इज फाउंड इन आसाम। इनका नाम आसाम के अंदर इनको कहा जाता है हरगिला बर्ड। इनकी हंटिंग खूब की जाती थी पहले, क्योंकि इनको बैड ओमेन मतलब बुरा, अशुभ, अपशगुन माना जाता रहा था, तो इनकी हंटिंग होती रही है पहले। लेकिन फिर पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए 11 साल पहले। आज इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी रिवाइव हो चुकी है, समवेयर क्लोज टू 1800। पूर्णिमा देवी वर्मन जी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड या हरगिला बर्ड के कंजर्वेशन के लिए उन्होंने ग्रुप ऑफ विमेन भी तैयार किए। उस ग्रुप ऑफ विमेन को कहा जाता है हरगिला आर्मी। पूर्णिमा देवी बर्मन जी के हरगिला आर्मी में कम से कम 10,000 विमेन मेंबर्स हैं, और उन्होंने जगह जगह जा करके हरगिला बर्ड कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया है। और इस कारण से हरगिला बर्ड की पॉपुलेशन अब रिवाइव भी हो रही है। और यही कारण है कि पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मेनली बिकॉज ऑफ हरगिला बर्ड कंजर्वेशन, पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड and have been awarded so many environment conservation awards. For example, Whitley Award, as I told you, in 2017, नारी शक्ति पुरस्कार, प्रेसिडेंट अवार्ड भी उनको मिल चुका है फॉर कंजर्वेशन ऑफ हरगिला बर्ड, वर्ल्ड फीमेल रेंजर अवार्ड 2022, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, ये सब कुछ उनको मिल चुका है। ये हरगिला बर्ड की अगर बात की जाए तो इट इज कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। और जैसा कि मैंने आपको कहा, भारत के अंदर बिहार और असम में मिलता है, उसके अलावा कंबोडिया में भी ये मिलता है। बिहार के अंदर इसको कहा जाता है गरुड़ पक्षी, गरुड़ बर्ड। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को लेकर के जो बात कल हमने की थी, तो मैंने आपको बताया था कि a fixed amount of subsidy is provided on each grade of fertilizer under nutrient based subsidy except for यूरिया। यूरिया के अंदर तो सब्सिडी वैरीज, सब्सिडी वैरी करता रहता है, प्राइस फिक्स रहता है। बाकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में सब्सिडी फिक्स रहता है, प्राइस वैरी करता रहता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड सब्सिडी। सो दूसरा गलत है, पहला सही है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।